किरण भारद्वाज। कहा जाता है यदि अपने जीवन में ऊर्जा का संचार करना है तो उसके लिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सकारात्मकता आती है और हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। इसलिए समय का ज्ञान और पहचान दोनों ही आवश्यक है। और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, सोमवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। ऊर्जा है धरा का आधार, इससे है जीवन का विस्तार। वो जो करते हैं जीवन में नव ऊर्जा का संचार, वही शक्ति है सकारात्मक विचार। अलब्धे रागिणो लोका अहो लब्धे विरागिण हेमन्ते तापमिहन्ते हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः। वस्तु के प्राप्त न होने पर लोगों का उसमें अनुराग होता है तथा प्राप्त हो जाने पर वैराग्य। इसीलिए हेमंत ऋतु में लोगों को अग्नि की कामना होती है तथा ग्रीष्म में पुनः हिम की। People always feel the desire for something they do not possess. Once possessed, the same object loses all attraction. Just as people crave for heat during winters and for snow in the times of summer. जीवन ऊर्जा पर निर्धारित करता है, इसलिए जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोगी विधान हमारे ग्रंथों और वेदों में बताए गए हैं। और इसके लिए साधना, भक्ति और यज्ञ जैसी विधियां काफी उपयोगी बताई गई हैं। 6 वेदांगों में से एक कल्प वेदांग, जिसमें वैदिक यज्ञ किस तरह से किया जाए, उसका क्रियाकलाप कैसे होता है, उसका ज्ञान वर्णित है। कहा जाता है यज्ञ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कौन सा यज्ञ कब किया जाना चाहिए, किस विधि से किया जाना चाहिए, ये सभी ज्ञान मिलता है हमें कल्प वेदांग में। इसके सूत्र अति साधारण और मानव के लिए आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो किस तरह का महत्व है इन सूत्रों का और कैसे इनका पालन कर उपयोगी रूप से यज्ञ को पूर्ण किया जा सकता है और इनका क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए, इसी पर आधारित है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि। यज्ञ वैदिक जीवन का प्रमुख अंग है। यज्ञ को भारतीय ऋषियों, मुनियों व मनीषियों ने एकमात्र कर्मकांड न मानकर समस्त ब्रह्मांड का मूलभूत आधार माना है। 6 वेदांगों में से एक कल्प वेदांग का संबंध इसी वैदिक यज्ञों के विधि विधान से है। कौन सा यज्ञ कब किया जाए, कैसे किया जाए इत्यादि का वर्णन श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र में सरल और सूत्र रूप में किया गया। कल्प सूत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यज्ञ व कर्मकांड का सूत्र रूप एवं सरल होना है। वेद विहित कर्मों, यज्ञ संबंधी कर्मकांड तथा विविध संस्कार आदि का जिस शास्त्र में क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन किया जाए, वही कल्प कहलाता है। वेद का प्रमुख विषय यज्ञ है और कहा भी गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। इस दृष्टि से कल्प वेदांग अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्राप्त जटिल विषयों को सरल, सुलभ एवं स्पष्ट करने के लिए कल्प सूत्रों की रचना अनिवार्य थी। वैदिक आचार्यों व मनीषियों ने इन कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभक्त किया है: श्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र एवं गृह्य सूत्र।
श्रौत सूत्र ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथों का सार कहा जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड यानी यज्ञ कर्मकांड आदि को बहुत ही विस्तार रूप में बताया गया है और श्रौत सूत्रों में उन्हीं यज्ञ विधि विधान का सार रूप में वर्णन देखने को मिलता है। शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रौत कर्मों यानी वैदिक यज्ञ से संबंधित हैं। इनमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान का वर्णन है। अधिकतर गृहीय सूत्रों में धर्म सूत्रों के ही विषय मिलते हैं। पूत गृहाग्नि, गृह यज्ञ विभाजन, प्रातः सायंकाल की उपासना, अमावस्या पूर्णिमा की उपासना, वार्षिक यज्ञ, पुंसवन, जात कर्म, विवाह, उपनयन एवं अन्य संस्कार, छात्रों स्नातकों के नियम, श्राद्ध कर्म इत्यादि का वर्णन इनमें प्राप्त होता है। धर्म सूत्र की विषय परिधि बहुत विस्तृत है। उसका मुख्य विषय आचार विधि नियम एवं क्रिया संस्कारों की विधिवत चर्चा करना है। गृह सूत्रों में मुख्यतः गृह संबंधी याज्ञिक कर्मों एवं संस्कारों का वर्णन है, जिसका संबंध मुख्यतः गृहस्थ से है। धर्म सूत्र की विषय वस्तु एवं प्रकरणों में धर्म सूत्रों का गृह सूत्रों से घनिष्ठ संबंध है। धर्म सूत्रों एवं गृह सूत्रों में पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन यज्ञ के सूत्र मिलते हैं। इन चारों कल्प सूत्रों में यज्ञ के सारे सूत्र उपलब्ध हैं, जिसका व्यक्ति व समाज के उत्थान के लिए उपयोग किया जाता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिस प्रकार जीवन को गतिशील रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की गति और क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा उपयोगी होती है और ये हमें मिलती है आहार अर्थात भोजन से। पोषण हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखता है और कई रोगों से बचाव करता है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, तो आइए समझ लेते हैं कि पोषण का हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है और कैसे मिल सकता है हमें पर्याप्त और पूर्ण पोषण। पोषण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने और हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी देने के लिए हर वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अव्यवस्थित रूप से भोजन लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण न मिल पाए तो शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीय पोषण माह आप सभी जानते हैं कि हमें याद दिलाता है कि हमें जागरूक होना है अपनी सेहत की तरफ, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें जितने भी फूड ग्रुप्स हैं इसको नियमित मात्रा में सेवन करना है। डाइट में अगर हम भोजन की थाली बोलें तो जो इंडियन थाली है वो परफेक्ट है, बेस्ट है। इसके अंदर रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, और अगर अचार थोड़ा सा ले लेते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोबायोटिक आजकल कहते हैं वो माना जाता है और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो दही लेते हैं वो भी अच्छा है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। महिलाएं, युवतियां या बच्चे एनीमिया से अधिक ग्रस्त होते हैं। लड़कियों व किशोरियों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही पोषण की शुरुआत गर्भ से ही हो जानी चाहिए। शिशु के पोषण का ध्यान माँ को गर्भावस्था से रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण उपयोगी है। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शिशु के लिए सही पोषण जरूरी है, क्योंकि इसी से उसके आगे आने वाले जीवन का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली यानी कि माँ का दूध उन्हें प्राप्त हो, माताएं उन्हें स्तनपान कराएं। 5वें से 6ठे महीने के बीच में बच्चों को अनुपूरक आहार शुरुआत किए जा सकते हैं, जिसमें कि दाल है और उसके साथ फिर कुछ हफ्तों बाद खिचड़ी है और उसके कुछ हफ्तों बाद अनाज और किस्म के अनाज, उबला आलू, केला, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू करनी है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ यानी कि उसका विकास होना, उसको अच्छे से बड़ा होना, ये चीज़ें सुनिश्चित हो सकें। तो 6 महीने के बाद बच्चे के भोजन में चीज़ें धीरे धीरे जोड़ते जाना है और दिन में 2 से 3 बार अनुपूरक आहार देने चाहिए। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसा पोषण मिलता है। सही पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है और मस्तिष्क का विकास भी पर्याप्त हो पाता है। सही पोषण मिलने वाले बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते और यदि बीमार हो जाएं, तो जल्द ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विशेषकर बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सके और उनमें पोषण के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। आवश्यकता है कि सही पोषण के विषय में जानकारी हो, इसलिए हर बार अपना भोजन ग्रहण करते समय ये अवश्य जान लें कि आपका भोजन कितना पौष्टिक है। आहार में पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि आप रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो अपने आहार में सही पोषण शामिल करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आहार को स्वास्थ्य की नींव माना जाता है। जितनी सशक्त ये नींव होगी, उतनी ही मजबूत रहेगा आपका स्वास्थ्य और रोगों का खतरा कम होगा। तो अच्छा भोजन लीजिए, संतुलित भोजन लीजिए और पौष्टिक भोजन लीजिए। जहां आपको भोजन से ऊर्जा मिलती है, वहां कहा जाता है कि जीवन में थोड़ा सा ठहराव भी आवश्यक है, जीवन में निरंतरता लाने के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नियमित योग अभ्यास करने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है
और ऐसे लोग जो बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके पास योग के लिए समय नहीं है, उन्हें ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि अगर आप अधिक व्यस्त रहते हैं तो आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और अधिक ऊर्जा की भी। तो ये आवश्यकता पूर्ण करता है योग। कौन सी योगिक क्रियाएं ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके जीवन में व्यस्तता बहुत अधिक है उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं? आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कुछ योग आसन उन लोगों के लिए जिनकी दिनचर्या अति व्यस्त होने के कारण वो अपने शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले योगेंद्र कोणासन 2। इस आसन को करने के लिए हम अपने पैरों के पंजों के बीच में अपने ही पैरों के पंजों से 2 फीट का डिस्टेंस लेंगे। पैरों के पंजे इस तरह समानांतर रखते हुए अपने लेफ्ट हाथ को खींच के ऊपर कानों के पास ले आएंगे। अपनी लैटरल मांसपेशियों में खिंचाव बना के रखेंगे। श्वास भरते हुए 3 सेकंड में हम राइट साइड पे बेंड करेंगे। 6 सेकंड तक श्वास के साथ इस अवस्था में रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए 3 सेकंड में पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। हथेली को बाहर की तरफ मोड़ेंगे और हाथ नीचे। इसी आसन को हम राइट साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। और अब आइए देखते हैं योगेंद्र वक्रासन 2। इस आसन को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। पैरों के पंजों को समानांतर रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों की सीधी लाइन में ऊपर लेंगे। हथेलियों की दिशा जमीन की तरफ रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम अपनी रीढ़ की हड्डी को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और अपने लेफ्ट आर्म को कोहनी से मोड़ते हुए राइट साइड पे पूरा ले जाएंगे। अपनी दृष्टि को राइट अंगूठे पे स्थिर रखेंगे। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएंगे और इस प्रक्रिया को हम लेफ्ट साइड से भी दोहराएंगे और दोनों हाथों को नीचे। और अब आइए देखते हैं अगला आसन योगेंद्र हस्त पादासन। इस आसन को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए हम रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर झुकाएंगे और अपनी दृष्टि को छत की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम धीरे से रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर झुकाएंगे। अपने एंकल्स पकड़ेंगे और इस स्थिति में बिना सांस लिए 6 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो अपने फोरहेड को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएंगे और दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में नीचे ले आएंगे। और अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। खूब मेहनत मुशक्कत की हो तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारा स्नैक बहुत ही हाई प्रोटीन फूड हो और इसीलिए मूंग की दाल का चिल्ला हो, पनीर पराठा हो, स्प्राउट्स हो, स्प्राउट्स को बॉईल करके उसका मिक्स्ड स्प्राउट्स खा लिए हो तो ये सब हेल्दी रहेगा। दूसरा, हेल्दी स्नैक भी रखा करो पास में। जब काम करते वक्त बैठे हो तो आपने नट्स रखे हो, बादाम, काजू, अखरोट, खजूर, ये सब चीज़ें टेबल पे अच्छी रहेगी। फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए रखे हो, अच्छा रहेगा। तीसरा, अच्छी नींद तो ज़रूरी है ही। शारीरिक अगर कसरत की है, शारीरिक मेहनत की है तो स्लीप उतनी ही ज़रूरी है और यूँ भी ज़रूरी है। चौथा, जितना हो सके फ्रेंड सर्कल के साथ भी कांटेक्ट हो, अपने आसपास के पीयर्स के साथ भी कांटेक्ट हो, अच्छी फ्रेंडशिप रखी जाए कि जिससे एक दूसरे को हेल्प कर सके जब बहुत ओवरवर्क हो जाए तब। और पांचवा, 2 मिनट का रूल फॉलो कीजिए कि अगर 2 मिनट में कोई काम कंप्लीट होता है तो कर डालिए और नहीं तो ना बोलना आना चाहिए। ये सब करेंगे तो अपने आप को बचा के रखेंगे। नमस्कार। आहार और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन है यानी पोषण है, उसी प्रकार ज्ञान हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व का पोषण है। ज्ञान प्राप्ति से आपके जीवन का उद्धार होता है, जीवन सार्थक बनता है। संस्कृत पाठशाला में आजकल आप सीख रहे हैं संख्याओं के पूर्णार्थ स्वरूप को। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ।
सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्त मिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषाम्। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। अब बढ़ते हैं आगे संख्या 4 की ओर। इस संख्या के पूर्णार्थक शब्द हैं चौथा और चौथी, जिसे संस्कृत में कहेंगे चतुर्थः और चतुर्थी। और हाँ, चतुर्थी ही शुद्ध है, चतुर्था नहीं। यह भी आप व्याकरण के अनुसार विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा चतुर्थः बालकः, जिसका अर्थ है चौथा लड़का। वैसे ही चतुर्थः लेखकः अर्थात चौथा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में चतुर्थी बालिका अर्थात चौथी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण चतुर्थी लेखिका अर्थात चौथी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे चतुर्थम, चतुर्थम भवनम अर्थात चौथा भवन या चौथी बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं चतुर्थम उद्यानम अर्थात चौथा बगीचा। अब क्रम है संख्या 5 का। इस संख्या का पूर्णार्थक शब्द है पांचवां और पांचवी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पंचमः और पंचमी। यहां ध्यान रखिए कि पंचमा यह शब्द नहीं बनता है, पंचमी ही संस्कृत में शुद्ध है। तो पुल्लिंग में उदाहरण होगा पंचमः बालकः, जिसका अर्थ है पांचवां लड़का। वैसे ही पंचमः लेखकः अर्थात पांचवां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में पंचमी बालिका अर्थात पांचवी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं पंचमी लेखिका अर्थात पांचवी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे पंचमम, पंचमम भवनम अर्थात पांचवां भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं पंचमम उद्यानम अर्थात पांचवां बगीचा। तो आज आपने किया विशेष अभ्यास संख्याओं की पूर्णार्थकता को बताने वाले विशेष संस्कृत शब्दों के साथ। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः। ज्ञान हमें जीवन का विस्तार देता है, आशा देता है, विश्वास देता है, क्योंकि कहा जाता है आशा वो रोशनी, वो ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधेरे भाग को रोशन कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में आशा अर्थात उम्मीद का दामन मत छोड़िए। यदि कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे पार पाने के लिए आवश्यक है कि मन शांत रहे, मन में विश्वास रहे और ऊर्जा बनी रहे। इसी संदेश के साथ आपसे चाहेंगे अनुमति आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।